हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के बारे में, जिसे हिंदी में भारत में सार्वजनिक संस्थान भी कहते हैं। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो इसके बाद आपको दूसरी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वीडियो के एंड तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है ये एनिमेशन के थ्रू बनाई है, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, इस बुक के सिलेबस को समझेंगे और यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट को डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे अभी तक आपके एग्ज़ाम में हर एक यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम देखेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम इस बुक के यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट है सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन, जिसमें हमें भारत में जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझना है, और क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी चीज़ों को इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम देखते हैं कि इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक आपके एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आप देख पाओगे, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इसमें बेसिकली हमें भारत में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी सार्वजनिक संस्थान के बारे में बताना है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी सार्वजनिक संस्थानें क्या होती हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इन्हें क्या क्या चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पंचायत कार्यालय, चुनाव आयोग, ये सभी सार्वजनिक संस्थान यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब ऐसे संस्थान जो जनता के लिए, जनता के पैसों से, जनता की सेवा के लिए बनाए गए होते हैं। इनको ही हम कहते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी सार्वजनिक संस्थान। सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस परमानेंट रहते हैं। इनका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जनता को सर्विस देना होता है। तो आइए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो भारत में सार्वजनिक संस्थान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक संस्थाएं यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वह संस्थाएं हैं जो जनता की सेवा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जाती है। जैसे पुलिस, न्यायपालिका यानी कोर्ट, सरकारी अस्पताल, स्कूल, पंचायतें आदि इनमें शामिल होते हैं। इन संस्थाओं का काम होता है देश में कानून लागू करना, योजनाएं बनाना और आम लोगों तक सेवाएं पहुंचाना। तो चलिए हम बात करते हैं सार्वजनिक संस्थान यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है संवैधानिक संस्थाएं, सेकंड है वैधानिक संस्थाएं, थर्ड है नियामक संस्थाएं एंड फोर्थ है कार्यकारी संस्थाएं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है संवैधानिक संस्थाएं। ये संस्थाएं भारतीय संविधान द्वारा ही बनाई गई है और इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान व्यवस्था को लागू करने और बनाए रखने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई थी। सेकंड है वैधानिक संस्थाएं। इन्हें संसद कानून बनाकर बनाती है, जैसे मानव अधिकार आयोग, जिसका काम मानव अधिकारों की रक्षा करना है। दूसरा है आरटीआई आयोग, जिसका काम लोगों को सूचना का अधिकार दिलवाना है। तीसरा है एनजीटी यानी हरित अधिकरण, इसका काम पर्यावरण से जुड़े समस्याओं का समाधान करना होता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नियामक संस्थाएं। ये संस्थाएं
किसी स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। जैसे आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करती है, सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करती है, ट्राया टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है, एफएसएसएआई यानी खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो कि खाने की चीज़ों की क्वालिटी पर नज़र रखती है, और बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो कि क्रिकेट की निगरानी रखता है। नेक्स्ट टाइप है कार्यकारी संस्थाएं। ये वो संस्थाएं हैं जो सरकार अपने आदेश से बनाती है। जैसे नीति आयोग, ये संस्था सरकार को देश के विकास के लिए योजनाओं का सुझाव देने वाली संस्था है। नेक्स्ट है यूआईडीएआई जो कि आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, और डीपीसीसी जो कि प्रदूषण से संबंधित निगरानी रखने वाली संस्था होती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत में इन संस्थाओं के सामने क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस हैं। तो इसका पहला चैलेंज है भ्रष्टाचार, दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप, तीसरा है विभागों में आपसी तालमेल की कमी, चौथा है प्रभावी नेतृत्व और जवाबदेही की कमी, पांचवा है स्टाफ की कमी और काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव, और नेक्स्ट है लंबी और जटिल प्रक्रिया। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है करप्शन। तो बहुत से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिश्वतखोरी और गड़बड़ियाँ एक मेजर प्रॉब्लम है। इससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, काम में रुकावट आती है और सार्वजनिक संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा टूट जाता है। यानी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है करप्शन। मतलब कई बार सरकारी ऑफिसेज में काम तभी होता है जब आपको चाय पानी दे दो, और इसी की वजह से लोगों का सार्वजनिक संस्थानों से भरोसा उठता जा रहा है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में यस ज़रूर करना, और अगर आपसे भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने रिश्वत मांगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से निर्णय लेने की प्रक्रिया और सार्वजनिक संस्थानों की कार्यदक्षता प्रभावित होती है। मतलब कई बार नेताओं का हस्तक्षेप इतना बढ़ जाता है कि सार्वजनिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर पाती। नेक्स्ट है विभागों में आपसी तालमेल की कमी। तो इंडिया के कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपसी तालमेल की कमी होती है। इससे योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका सीधा सा मतलब होता है सरकारी डिपार्टमेंट आपस में ही बात नहीं करते, एक फ़ाइल यहाँ है दूसरी फ़ाइल वहाँ अटकी है। इससे नुकसान होता है आम जनता को, क्योंकि कभी भी जो वर्क होता है वो टाइम पर पूरा ही नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपसे गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है कि काउंटर नंबर 1 पर जाइए, और जब आप काउंटर नंबर 1 पर जाते हो तो वो कहता है काउंटर नंबर 3 पर जाइए, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है प्रभावी नेतृत्व और जवाबदेही की कमी। इंडिया के कई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सही डायरेक्शन की कमी होती है। यानी ऐसे लोग जो संस्था को सही दिशा में ले जा सकें, सही डिसीजन ले सकें और टीम को मोटिवेट कर सकें, ऐसे लोगों की काफ़ी कमी है। इसके साथ ही अधिकारियों या कर्मचारियों में जवाबदेही नहीं होती। मतलब ये कि अगर कोई गलती होती है या काम समय पर पूरा नहीं होता तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि किसी सरकारी दफ्तर में कोई गड़बड़ी हो जाए तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही कमी होती है। नेक्स्ट है स्टाफ की कमी और काम करने की इच्छा शक्ति की कमी। भारत के कई सरकारी संस्थानों और दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या में कमी होती है। इससे काम का दबाव बढ़ता है और काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। जो कर्मचारी मौजूद होते हैं उनमें से कई कर्मचारी काम करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। मतलब उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है, वो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं, जिससे काम की गति धीमी हो जाती है और जनता को प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में बात यह है कि कई सरकारी ऑफिस में स्टाफ ही पूरा नहीं होता, ऊपर से जो भी हैं वो भी मन से काम नहीं करते, जिसकी वजह से जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट है लंबी और जटिल प्रक्रिया। भारत में कई सरकारी प्रक्रियाएं काफ़ी ज़्यादा जटिल और समय लेने वाली होती है। आपको चाहे कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो या लाइसेंस लेना हो या किसी योजना का लाभ लेना हो, हर काम के लिए कई तरह के फॉर्म, दस्तावेज, अनुमतियां और विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे टाइम वेस्ट होता है और लोग परेशान होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। इंडिया के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कंट्री की बैकबोन है, लेकिन इन्हें बेहतर तरीके से काम करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल संचालन की ज़रूरत है। और अगर इन चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए
जनता की भलाई के लिए और भी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भूमंडलीकरण पे पूछा जा सकता है कि भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा, इसके बारे में बताइए। तो चलिए हम समझते हैं कि भूमंडलीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा। जब 1991 में इंडिया में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई तब यह डर था कि भारत के अपनी इंडस्ट्री पीछे न रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पब्लिक सेक्टर ने उस टाइम पर बड़ी भूमिका निभाई। तो चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि भूमंडलीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा। तो फर्स्ट है बुनियादी ढांचे का निर्माण, सेकंड है आर्थिक विकास की आधारशिला, थर्ड है विदेशी निर्भरता में कमी, फोर्थ है रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा, एंड फिफ्थ है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है बुनियादी ढांचे का निर्माण। जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारे पास बड़ी फैक्ट्रियाँ, मशीनें, बिजली और परिवहन जैसी आधारभूत चीज़ें की बहुत कमी थी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने बिजली, पानी, परिवहन और दूरसंचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। सरकार ने भारी औद्योगों की फैक्ट्रियां लगाई, बिजली घर, इस्पात संयंत्र और रेलवे का विस्तार किया। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की आधारशिला। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भारी उद्योग, इस्पात, ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में निवेश कर भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र ने इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को स्टार्ट किया। स्टील, पावर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इन्हीं के दम पर आगे बढ़ा। नेक्स्ट है विदेशी निर्भरता में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने इन जरूरी क्षेत्रों में खुद उत्पादन शुरू किया ताकि भारत को किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाता है, DRDO संस्था जो कि रक्षा तकनीकों पर काम करता है, पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन खुद तेल निकालने लगा। इस्पात और भारी उद्योग में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टील निर्माता है। इसका मतलब ये है कि पहले हम सब कुछ बाहर से लेते थे, लेकिन इन जैसी कंपनियों ने ये सभी चीज़ें इंडिया में ही बनाना शुरू कर दिया। इससे हम आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट है रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा। जब सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हुई तो सरकार ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली, जैसे इस्पात, बिजली, तेल और रक्षा। और इन सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरियाँ मिली। और पब्लिक सेक्टर ने अपने कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी ही नहीं दी थी, बल्कि कर्मचारियों को पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा देते थे। आसान भाषा में कहे तो पब्लिक सेक्टर ने सिर्फ नौकरियां ही नहीं दी, बल्कि पेंशन, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी भी दी। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। सार्वजनिक क्षेत्र ने स्थानीय कच्चे माल और मानव संसाधन का उपयोग कर उद्योगों को स्थानीय स्तर पर विकसित किया। मतलब सार्वजनिक उपक्रमों ने लोकल मटेरियल और लोकल टैलेंट को यूज़ करके पूरे देश में इंडस्ट्रियल नेटवर्क को खड़ा कर दिया। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो सार्वजनिक संस्थान देश की प्रगति की नींव है, जिन्हें पारदर्शिता और दक्षता से और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आप चाहो तो आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स दिखाने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस लिखा है, इसके बाद हम नीचे चलते हैं और ये जो नोट्स हैं इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
तो नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, नोट्स में मैंने क्वेश्चन आंसर को डिटेल में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। यूनिट सेकंड को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है नीति निर्माण। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली हमें नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट से अभी तक आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपको बताना होता है कि आखिर ये नीति आयोग होती क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। इसके अलावा इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम होते हैं और इसके क्या उपलब्धियाँ हैं, इनके बारे में बताइए। तो चलिए अब हम समझते हैं आखिर नीति आयोग होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसके माध्यम से भारत में पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इसके साथ ही नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका उल्लेखन संविधान में नहीं था। इसे कार्यपालिका ने अपने आदेश देकर 1 जनवरी 2015 को बनाया था। आसान शब्दों में नीति आयोग सरकार को अच्छी नीति बनाने में मदद करती है। ये 2015 में बना था और संविधान में इसका जिक्र नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं नीति आयोग के विकास के बारे में, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत में प्लानिंग कमीशन था जो कि 1950 में बना था। इसका काम था देश के लिए एकत्रित योजनाएं बनाना, संसाधनों का आवंटन करना और पंचवर्षीय योजना को लागू करना। लेकिन टाइम के साथ इसमें कुछ कमियां सामने आने लगी और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नीति आयोग बना। तो आइए इसके स्टार्टिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आज़ादी के बाद योजना आयोग की स्थापना। तो मैं आपको बता दूं कि 1950 में भारतीय गवर्नमेंट ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो केंद्रीकृत योजनाएं बनाना, संसाधनों का आवंटन करना और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना था। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जो देश के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाती थी। तो आइए हम बात करते हैं योजना आयोग की कमियों के बारे में, इसकी आलोचना के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि नीति आयोग की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, क्योंकि जब योजना आयोग असफल रहा उसके बाद ही नीति आयोग को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो समय के साथ योजना आयोग की कमियां सामने आने लगी, जैसे योजना आयोग राज्यों की ज़रूरतों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता था। इससे राज्यों की भागीदारी भी कम होने लगी। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित मॉडल था। योजना आयोग लचीलापन और नवीन सोच के मामले में कमज़ोर होता जा रहा था। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाएं धीरे धीरे बेकार होने लगी। तो आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे योजना आयोग में कई सारी दिक्कतें आने लगी। राज्यों की ज़रूरतें अनसुनी रह जाती थी, काम करने का तरीका थोड़ा पुराना हो गया था और नई सोच की कमी साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था नीति निर्माण में राज्य की भागीदारी को बढ़ाना, सरकारी संवाद को बढ़ावा देना, डाटा और तकनीक पर आधारित नीतियाँ बनाना, थिंक टैंक की भूमिका निभाना। तो आइए हम बात करते हैं नीति आयोग के उद्देश्यों के बारे में, या फिर इसके फंक्शंस के बारे में, इसके कार्यों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देश के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है और इसके लिए नीति आयोग कई सारे काम करता है, जैसे राष्ट्रीय योजना तैयार करता है, राज्यों के बीच समन्वय बनाना, नीति और सुधारों की सिफारिश करना, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और थिंक टैंक की भूमिका निभाना। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय योजना तैयार करना। तो नीति आयोग देश के विकास के लिए छोटी, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियाँ और योजनाएं तैयार करता है, जिससे पूरे देश में संतुलन और समान विकास हो सके। नेक्स्ट है राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कराता है। तो नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है ताकि सभी मिलकर देश के विकास में योगदान दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नीति और सुधारों की सिफारिश करना।
तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग नई नीतियां और सुधार की सिफारिश करता है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करती है। उदाहरण के लिए नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और आर्थिक सुधारों से संबंधित पॉलिसीज बनाता है। मतलब नीति आयोग सरकार को ये बताता है कि देश में क्या क्या सुधार करने चाहिए। जैसे नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण जैसे मामलों में नई नई पॉलिसीज बना के गवर्नमेंट को सलाह देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग नवाचार और तकनीकी आधारित विकास योजनाओं को बढ़ावा देता है ताकि भारत आत्मनिर्भर और आधुनिक बन सके। इसका मतलब है नीति आयोग नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देता है ताकि भारत खुद को आत्मनिर्भर और आधुनिक बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक टैंक की भूमिका निभाना। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग एक नीति सलाहकार यानी थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो सरकार को नीतियों, योजनाओं और सुधारों के बारे में सलाह देता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज और प्लानिंग पर एडवाइस देता है। तो आइए हम बात करते हैं नीति आयोग के संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नीति आयोग का सीईओ नीति आयोग के सभी कार्यों की देखरेख करता है, निगरानी करता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा नीति आयोग में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग भी शामिल होते हैं इसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नीति आयोग के उपलब्धियों के बारे में, इसके प्रमुख पहल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य। सेकंड पॉइंट है अटल इनोवेशन मिशन। थर्ड पॉइंट है भारत को स्मार्ट बनाने का प्रयास। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स। तो क्यों ना इसे एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य। तो नीति आयोग ने भारत में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनाई है, कई सारी योजनाएं बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है अटल इनोवेशन मिशन। तो नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है जिसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों और युवाओं को नवाचार यानी इनोवेशन के लिए मोटिवेट करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स। तो नीति आयोग ने राज्यों के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की ग्रोथ को मापने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स को डेवलप किया। इससे राज्यों में हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा मिला। इससे विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्य में हेल्थ की ओर विशेष ध्यान देने लगी। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो नीति आयोग सरकार को बेहतर नीतियाँ बनाने में मदद करता है ताकि देश तेजी से आगे बढ़ सके। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि योजना आयोग और नीति आयोग के बीच क्या डिफरेंस है, इसे बताइए। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर योजना आयोग और नीति आयोग के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग नेहरू जी के समय कार्यपालिका आदेश द्वारा गठित किया गया था। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग मोदी सरकार के समय कार्यपालिका आदेश द्वारा गठित किया गया था। तो अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो केंद्रीकृत योजनाएं बनाना था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की स्थापना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी संघवाद। योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी ना के बराबर थी जिसकी वजह से देश का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग में राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नीतियां बनाएं, तभी देश का संतुलित विकास होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यों की भागीदारी के बारे में। तो योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी सीमित थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग में राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नीति निर्माण के बारे में। तो योजना आयोग में नीतियाँ केंद्र द्वारा तय की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग में नीतियाँ राज्यों से सलाह लेकर तय की जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में। तो योजना आयोग एक केंद्रीकृत योजना संस्था था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग एक थिंक टैंक है। तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक स्थिति के बारे में। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, मतलब इसका उल्लेखन संविधान में नहीं था, इसे कार्यपालिका के द्वारा गठित किया गया था, बनाया गया था। और ठीक इसी तरीके से नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसे कार्यपालिका के द्वारा आदेश पर बनाया गया था। तो अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, इनके कार्य के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और संसाधनों का आवंटन करना था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग का जो मुख्य काम है वो नीति पर सुझाव देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो योजना आयोग के पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ थी।
वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यप्रणाली के बारे में। तो योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित मॉडल था, वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर आधारित मॉडल है। तो आज ही अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस बुक के यूनिट 3 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 3 है, जिसका नाम है कंडक्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम देखते हैं कि इस यूनिट से अभी तक आपके एग्जाम में किस किस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपको बताना होता है कि चुनाव आयोग क्या होता है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, इसके क्या काम है और इसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बेसिकली हमें इन्हीं सभी पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां चुनाव के माध्यम से जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए चुनाव को लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है। और इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए हम समझते हैं कि चुनाव आयोग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। शुरुआत में चुनाव आयोग में केवल एक ही मुख्य निर्वाचक आयुक्त था, लेकिन 1993 के बाद चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनाव आयुक्त को शामिल किया गया। तो अब ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वो 6 वर्षों का होता है और रिटायरमेंट 65 वर्ष में होती है। तो इन सभी आयुक्तों को इक्वल सैलरी मिलती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी प्रक्रिया होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। उन्हें केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। और अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल तभी हटा सकता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करें। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में, इसके वर्क के बारे में, इसके अलावा इंडिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर सेम होगा। तो फर्स्ट है स्वतंत्र चुनाव कराना, सेकंड है आचार संहिता लागू करना, थर्ड है मतदाता सूची तैयार करना, फोर्थ है ईवीएम मशीन का उपयोग करना, फिफ्थ है इलेक्शन रिजल्ट्स को निष्पक्ष रूप से घोषणा करना, सिक्स्थ है बाहुबल और धन बल के प्रयोग को रोकना, और सेवेंथ है दंडात्मक कार्रवाई करना। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है स्वतंत्र चुनाव कराना। तो भारत में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चुनाव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। उसी की देखरेख में चुनाव किए जाते हैं। चुनाव आयोग ये तय करता है कि चुनाव कब होंगे, कितने स्टेप्स में होंगे, प्रोसेस क्या रहेगा और कहाँ पर और किस तरीके से कराया जाएगा। इन सब की देखरेख चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। सेकंड है आचार संहिता लागू करना। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों को ही आचार संहिता कहते हैं, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा बनाई जाती है। चुनाव के टाइम पर सभी राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू होती है।
और सभी पार्टीज को इसे फॉलो करना होता है। आचार संहिता को लगाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण, धमकी, वोट के लिए पैसे बांटना, जातीय या धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार प्रसार करना, इन सभी चीज़ को रोकना होता है। इसके अलावा अगर कोई राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। नेक्स्ट है मतदाता सूची तैयार करना। हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है उसे मतदाता सूची में शामिल करना चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग ये कंफर्म करता है कि कोई भी जो योग्य व्यक्ति है वो छूटे नहीं। इसके अलावा डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्ति या फर्जी वोटर को हटाना, ये सभी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं। नेक्स्ट है ईवीएम मशीन का उपयोग करना। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती और भी ज़्यादा तेज और सटीक होती है। नेक्स्ट है इलेक्शन रिजल्ट की निष्पक्ष घोषणा करना। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो चुनाव आयोग सभी वोटों की गिनती करता है और बिना किसी के दबाव में निष्पक्ष और सही इलेक्शन रिजल्ट को घोषित करता है। नेक्स्ट है बाहुबल और धन बल के प्रयोग को रोकना। चुनाव आयोग चुनाव में बाहुबल और धन बल पर निगरानी रखता है और ये देखता है कि कोई उम्मीदवार गैर कानूनी ढंग से पैसे, शराब या उपहार बांटकर वोट न ले। नेक्स्ट पॉइंट है दंडात्मक कार्रवाई करना। अगर कोई पार्टी चुनाव के नियमों को तोड़ता है तो चुनाव आयोग उसे नोटिस भेज सकता है या चुनाव में कैंडिडेट के रूप में उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है। तो आइए हम बात करते हैं इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो इसकी पहली चुनौती है धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। इसकी दूसरी चुनौती है चुनाव खर्च पर नियंत्रण की आवश्यकता। इसकी तीसरी चुनौती है चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन। इसकी चौथी चुनौती है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और चुनावी ध्रुवीकरण। इसकी पांचवी चुनौती है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कभी कभी सवाल उठाना। इसकी छठी चुनौती है फर्जी मतदाता और पहचान की समस्या। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो भारत का चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र को मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। इसका ईमानदार और स्वतंत्र काम ही निष्पक्ष चुनाव की असली गारंटी है। तो आज यूनिट 4 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 4 है जिसका नाम है नागरिकों को सुरक्षित करना। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली आपको पुलिस के बारे में पढ़ना है कि पुलिस की क्या पावर होती है, पुलिस के क्या काम होते हैं और भारत में पुलिस व्यवस्था में सुधार की क्यों ज़रूरत है। बेसिकली इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इसमें हमें भारत में पुलिस और दंड न्याय प्रणाली के बारे में बताना है। इसके साथ ही हमें ये बताना है कि भारत में पुलिस व्यवस्था सुधार क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस व्यवस्था के उत्पत्ति के बारे में, यानी इसकी स्टार्टिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पुलिस व्यवस्था की जो स्टार्टिंग है वो एशियन टाइम में हुई थी और ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडिया में पुलिस संगठन का तेज़ी से विकास हुआ। इसके साथ ही आज़ादी के बाद भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की स्थापना हुई। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पुलिस शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस और लैटिन शब्द पॉलिटिया से हुई है। इसका मतलब होता है शहर और राज्य की व्यवस्था। तो पुलिस का काम होता है नियमों का पालन कराना और जनता की सुरक्षा करना। तो आइए हम बात करते हैं पुलिस की परिभाषा के बारे में। तो पुलिस का तात्पर्य उस संगठन से है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव समाज में शांति बनाए रखना, अपराधों को रोकना और नागरिकों की रक्षा करना होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून को लागू करती है और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। तो आइए हम बात करते हैं दंड न्याय प्रणाली के बारे में, जिसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अपराध के मामले में न्याय करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 अंग होते हैं। पहला पुलिस, दूसरा न्यायालय और तीसरा कारागार प्रणाली। इसमें पुलिस का काम होता है अपराध की जानकारी लेना यानी एफआईआर लिखना, जांच करना, अपराधी को गिरफ्तार करना।
और न्यायालय का काम होता है सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाना और दोषी को सजा देना या बरी करना। और इसके अलावा कारागार प्रणाली का काम होता है दोषी को दी गई सजा को लागू करना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अपराधी को जेल में डालना है या फिर उसे सुधार गृह में भेजना है, ये सभी काम कारागार प्रणाली करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है समाज में कानून का शासन बनाए रखना और अपराधियों को सजा देना। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुलिस की शक्तियों और कार्यों के बारे में, यानी पुलिस के क्या पावर्स होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं, उन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। सेकंड है एफआईआर दर्ज करना और जांच करना। थर्ड है अपराध की जांच और साक्ष्य एकत्रित करना। फोर्थ है अपराधी की गिरफ्तारी। फिफ्थ है न्यायालय में चार्जशीट देना। और सिक्स्थ है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 7 है दंडात्मक कार्रवाई करना। और 8 है आपदा प्रबंधन में भागीदारी। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस का काम होता है जब दंगे, हिंसा या प्रदर्शन या चुनाव में कानून व्यवस्था बिगड़े तो तुरंत शांति बनाए रखना और स्थिति को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है एफआईआर दर्ज करना और जांच करना। तो जब कोई व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करता है तो पुलिस एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। तो मैं आपको बता दूं कि धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है अपराध की जांच करना और एविडेंस कलेक्ट करना। तो एफआईआर के बाद पुलिस घटना स्थल पर जाकर जांच करती है, गवाहों से बयान लेती है और सबूतों को इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है आरोपी की गिरफ्तारी। तो मर्डर और किडनैपिंग जैसे मामलों में पुलिस के पास ये राइट होता है कि पुलिस आरोपी को बिना किसी कोर्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसे गंभीर अपराध में शामिल है तो पुलिस उसे सीधे पकड़ सकती है। नेक्स्ट है न्यायालय में चार्जशीट देना। तो जांच पूरी होने के बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और फिर उसे अदालत में सबमिट करती है। और अगर पुलिस समय पर चार्जशीट नहीं देती तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, भले ही उसने अपराध क्यों ना किया हो। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, वीआईपीज़ की सुरक्षा करना, त्योहारों पर रैलियों में भीड़ को मैनेज करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है दंडात्मक कार्रवाई करना। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस धारा 144 सीआरपीसी के तहत लाठीचार्ज और गिरफ्तारी जैसे कदम उठा सकती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में भागीदारी। तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़, भूकंप और ट्रेन दुर्घटना जैसी आपदाओं में राहत और बचाव कार्य में पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो इसका पहला रीज़न है राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव को खत्म करने के लिए। और इसका दूसरा रीज़न है पीड़ितों के साथ मानव अधिकार उल्लंघन और उत्पीड़न को रोकने के लिए। इसका तीसरा रीज़न है कुप्रशिक्षण और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए। इसका चौथा रीज़न है अत्यधिक बोझ और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए। इसका पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव को खत्म करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस के काम में अक्सर जितने भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता होते हैं, वो इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस होती है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। तो इस टाइप के राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव को कम करने के लिए पुलिस सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पीड़ितों के साथ मानव अधिकार उल्लंघन और उत्पीड़न को रोकने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस हिरासत में मारपीट, झूठे केस या धमकाने जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं। तो इस तरह के पीड़ितों के साथ होने वाले उत्पीड़न और मानव अधिकार के उल्लंघन को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट है कुप्रशिक्षण और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे आधुनिक अपराधों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर पुलिस स्टेशन में इन सभी सुविधाओं और तकनीकों की कमी होती है। कई पुलिस स्टेशन में तो अभी तक जो केस होता है उसे पेन पेपर पर लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई ट्रेनिंग है और ना तो कोई टेक्नोलॉजी है। इसीलिए समय के साथ सभी पुलिसकर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस सुधार की ज़रूरत है। इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है अत्यधिक बोझ और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी भी लगभग 1 लाख लोगों पर सिर्फ 150 से 160 ही पुलिसकर्मी हैं, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों पर टेंशन और प्रेशर बढ़ता है।
इसी रीज़न की वजह से पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर उनके कारोबार और तनाव को कम करने के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस की जांच कमज़ोर हो तो कोर्ट में मुकदमा सालों साल चलता है और अपराधी बच जाता है। इसीलिए इस तरह के न्याय प्रक्रिया में देरी को कम करने के लिए पुलिस सुधार की ज़रूरत है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, इसीलिए उससे मजबूत, ईमानदार और आधुनिक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस सुधार से ही न्याय सही तरीके से और टाइम पर मिल पाएगा। 5 को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 5 है, जिसका नाम है अधिकारों को सुरक्षित करना, यानी एंश्योरिंग राइट्स, जिसके अंदर बेसिकली हमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NHRC। बेसिकली हमें इसी के बारे में इस पूरी यूनिट में जानना है। तो इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो बेसिकली इन्हीं सभी पॉइंट्स को हमें अपने आंसर्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो आंसर की तरफ बढ़ने से पहले चलिए हम NHRC को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो आंसर की तरफ आगे बढ़ने से पहले क्या आपको पता है कि अगर पुलिस ने किसी को बिना वजह मारा या किसी जेल में कैदियों के साथ जानवर जैसा बर्ताव हो रहा है तो कौन इन मामलों में सरकार से सवाल करता है? इसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC। लेकिन क्या ये आयोग सच में ताकतवर है या सिर्फ ये एक दिखावटी संस्था है? तो चलिए इसे समझते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि एक वैधानिक संस्था है जिसे संसद के द्वारा बनाया गया है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आइए हम बात करते हैं NHRC के मेन फंक्शंस के बारे में, इसके कार्यों के बारे में। तो फर्स्ट है नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा करना। सेकंड है ये देखना कि कोई संस्था या सरकार लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। और थर्ड है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराना। तो आइए हम समझते हैं कि मानव अधिकार होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मानव अधिकार वो मूलभूत अधिकार होते हैं जो हर एक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। नेक्स्ट है समानता का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी मानव अधिकार होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं NHRC की संरचना के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा NHRC के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ, महिला, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि इनमें शामिल होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आइए हम बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, इनके टेन्योर के बारे में। तो 3 वर्ष का इनका टेन्योर होता है और जो इनका रिटायरमेंट होता है वो 70 साल की आयु में रिटायरमेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं NHRC के कार्य के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करना। जब किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे पुलिस जबरदस्ती मारती है, किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो NHRC उस घटना की जांच करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को सिफारिश देना। अब इसका क्या मतलब होता है? तो जब NHRC किसी केस की जांच करता है और उसे ये लगता है कि सच में किसी व्यक्ति के साथ उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो NHRC सीधे सरकार को सलाह देता है कि इस मामले में ये काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, तो इसमें NHRC कहेगा मामले की निष्पक्ष जांच हो और उसके परिवार को 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। इसका थर्ड पॉइंट है शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक करना ताकि हर कोई अपने हक और कर्तव्य को जान सके। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा NHRC लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज और NGO के साथ मिलकर वर्कशॉप, सेमिनार, पोस्टर, मीडिया कार्यक्रम आदि का आयोजन करता है, जिससे कि लोग अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो सकें।
इसका फोर्थ पॉइंट है कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना। तो इसमें एनएचआरसी ये देखता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियाँ कई मानव अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे। फिफ्थ पॉइंट है जेलों का निरीक्षण करना। तो एनएचआरसी की टीमें समय समय पर जेलों, सुधारगृहों और मानसिक अस्पतालों की जांच करती है, चेकिंग करती है और वहाँ ये देखती है कि वहाँ पर लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव हो रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए अगर एनएचआरसी की टीम को ये पता चलता है कि किसी जेल में 100 कैदियों की जगह है लेकिन वहाँ पर 300 कैदी हैं, या फिर बीमार लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, या फिर मानसिक रोगियों को जंजीर से बांध कर रखा हुआ है, तो एनएचआरसी इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को पेश करती है। सरकार को सिफारिश करती है कि व्यवस्था सुधारो और दोषी जेल अधिकारी पर कार्रवाई करो। इसका छठा पॉइंट है एनजीओ और नागरिक समाज संगठनों से सहयोग। तो मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी एनजीओज और नागरिक समाज संगठन के साथ मिलकर काम करता है ताकि मानव अधिकारों की रक्षा और जागरूकता को पूरे देश भर में फैलाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी साल भर में जो भी जांच कार्य या सिफारिशें और जागरूकता कार्यक्रम करता है उसका एक पूरा लेखा जोखा तैयार करता है और उस रिपोर्ट को सीधे भारत के राष्ट्रपति और संसद को सौंप देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस साल पुलिस कस्टडी में 120 लोग की मौत हुई। इसके अलावा 40 जेलों में भयंकर भीड़ और गंदगी पाई गई, या फिर 5 राज्यों में दलितों पर अत्याचार के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। तो ये रिपोर्ट सरकार को जगाने का काम करती है ताकि सरकार इन समस्याओं के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके। तो आइए हम बात करते हैं एनएचआरसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो इसकी पहली चुनौती है आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। इसका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है मानव अधिकार आयोग में स्टाफ और संसाधनों की कमी होती है। इसकी तीसरी लिमिटेशन है आयोग के पास खुद से सज़ा देने या अदालत में मामला चलाने की पावर नहीं होती। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो फर्स्ट पॉइंट है आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। तो इसमें एनएचआरसी किसी भी मामले की जांच करके सरकार को सिफारिश देता है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसकी बात मानेगी या नहीं। इसका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है मानव अधिकार आयोग में स्टाफ और संसाधनों की कमी। कई राज्यों में या तो राज्य मानव अधिकार आयोग बने ही नहीं, या फिर वहाँ पर स्टाफ, बजट और संसाधनों की काफ़ी अधिक कमी है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आयोग के पास खुद से सज़ा देने या अदालत में मामला चलाने की पावर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एनएचआरसी खुद से किसी को सज़ा नहीं दे सकता और ना ही वो किसी का मुकदमा अदालत में सीधे चला सकता है। उसे सिर्फ जांच करके सिफारिश करनी होती है, लेकिन अदालत में मामला तो सरकार या पीड़ित को ही लेके जाना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो एनएचआरसी लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार को सलाह देता है, लेकिन इसके पास सज़ा देने की ताकत नहीं होती और संसाधनों की कमी इसे थोड़ा कमज़ोर भी बनाती है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें
और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो यूनिट 6 है जिसका नाम है नियामक संस्थाएं यानी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो इस पूरी यूनिट के अंदर बेसिकली हमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के बारे में इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ना है। जब भी आप अपने वॉलेट से 500 रुपये का नोट निकालते हो तो उस पर छोटे अक्षरों में लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारंटीकृत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आखिर करता क्या है? तो आज हम आरबीआई के काम, उसके उद्देश्यों और मौद्रिक स्थिरता में उसकी भूमिका को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आरबीआई है क्या, आरबीआई के क्या काम है, उसके क्या उद्देश्य है और मौद्रिक स्थिरता में उसकी क्या भूमिका है, आरबीआई का क्या रोल निभाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बेसिकली हमें इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मेन हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से ही ये भारतीय सरकार के अधिकार में है। आरबीआई भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इसके लिए आरबीआई कई सारी नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है और उसे लागू करता है। ये भारत सरकार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ही मुद्रा स्थिरता, बैंकिंग संरचना और वित्तीय समर्थन के लिए योगदान दिया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आरबीआई भारत का मेन बैंक है जो 1935 में स्थापित हुआ था और अब भारत सरकार के अंडर है और ये देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, मुद्रा स्थिरता बनाए रखता है, इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं आरबीआई के ऑब्जेक्टिव के बारे में या फिर आरबीआई के क्या काम होते हैं, आखिर आरबीआई करता क्या है, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है मुद्रा जारी करना, सेकंड है बैंकों पर निगरानी रखना, थर्ड है सरकारी बैंकर, फोर्थ है लोन को कंट्रोल करना, फिफ्थ है हर गांव और इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना और लास्ट है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और सुरक्षित करना। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है मुद्रा जारी करना। तो भारत में करेंसी नोट्स को प्रिंट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो राइट है वो सिर्फ आरबीआई के पास है। नकली नोटों की रोकथाम और नोटों की गुणवत्ता की निगरानी आरबीआई ही करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आरबीआई ने 2016 में 2000 और 500 के नए डिज़ाइन वाले नोट जारी किए। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों पर निगरानी रखना। तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है जो कि सभी बैंकों के काम पर निगरानी रखता है। आरबीआई सभी बैंकों को जैसे पब्लिक बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, कॉर्पोरेट बैंक्स हो, सभी को लाइसेंस देने का काम करता है। अगला पॉइंट है सरकारी बैंकर। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई भारत सरकार के लिए एक बैंक की तरह काम करता है। जब सरकार को आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट को लोन भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है लोन को कंट्रोल करना। तो आरबीआई लोन और इंटरेस्ट के रेट को डिसाइड करता है और उसे कंट्रोल करने का काम करता है जिससे सभी को लोन मिल सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हर गांव और इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना। तो आरबीआई देश के हर कोने, गांव, कस्बे, दूर दराज इलाकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का काम करता है ताकि हर व्यक्ति को बैंक खाता, लोन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल सके। अगला पॉइंट है देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित रखना। आरबीआई देश की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित और मजबूत रखने का काम करता है ताकि कोई भी वित्तीय संकट जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं जैसे भारी आर्थिक मंदी ना आ जाए। तो आइए हम बात करते हैं मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की क्या भूमिका है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये मौद्रिक स्थिरता का मतलब क्या होता है। तो मुद्रा स्थिरता का अर्थ है देश में मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज की दरों और आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करना। मतलब देश की अर्थव्यवस्था में ना तो ज़्यादा महंगाई हो और ना ही आर्थिक मंदी हो। इसी को कहते हैं मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना।
अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो बाज़ार में ना तो ज़्यादा पैसा हो और ना ही बहुत कम पैसा हो। तो आरबीआई का काम होता है मुद्रा स्थिरता को कंट्रोल करना, इसे बनाए रखना। तो आइए अब हम देखते हैं मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने में आरबीआई की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति बनाना। सेकंड पॉइंट है मौद्रिक नीति का संचालन करना। थर्ड पॉइंट है मुद्रा आपूर्ति को मैनेज करना। फोर्थ पॉइंट है महंगाई को काबू करना। और फिफ्थ पॉइंट है डिजिटल भुगतान को फास्ट और सिक्योर बनाना। और लास्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा को मैनेज करना। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति बनाना। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, मतलब देश में पैसे की मात्रा और ब्याज की दरों को नियंत्रित करने वाली नीतियों को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। और जो आरबीआई है वो इन्हीं मौद्रिक नीति को बनाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरा है देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और तीसरा है ब्याज की दरों को तय करना। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति का संचालन करना। तो आरबीआई देश में पैसे के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, जैसे रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब है बैंक आरबीआई से जिस दर पर पैसे उधार लेता है, और रिजर्व रेपो रेट है बैंक अपना फालतू पैसा आरबीआई के पास जिस दर पर जमा करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देता है ताकि लोन महंगे हो जाएं और लोग कम खर्च करें। अगर मंदी आती है तो ब्याज दर घटा देता है ताकि लोन सस्ते हो जाएं और खर्चे अधिक बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करना। मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा या कम कैश फ्लो ना हो, इससे मैनेज करने का काम आरबीआई करती है। अगला पॉइंट है महंगाई को काबू करना। आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वस्तुओं और सेवाओं के दाम को स्थिर रखना है, ना ज़्यादा बढ़े और ना ज़्यादा घटे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल भुगतान को तेज़ और सुरक्षित बनाना। तो आरबीआई भारत में डिजिटल तरीक़ों से जैसे यूपीआई और एनईएफटी से पैसे भेजने और लोन की व्यवस्था को तेज़, आसान और सुरक्षित बनाने का काम करता है और धोखाधड़ी से बचाने के लिए नियम कानून बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि तेज़ और सुरक्षित लेन देन से कारोबार तेज़ी से बढ़ता है और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आरबीआई यूपीआई और एनईएफटी जैसे डिजिटल सेवाओं को तेज़ और सुरक्षित बनाता है। इससे देश में व्यापार बढ़ता है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसका अगला पॉइंट है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है और इसके अलावा विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का काम करता है। मतलब रुपए की कीमतों को स्थिर रखने के लिए आरबीआई विदेशी मुद्रा को खरीदता और बेचता है। और इसके अलावा आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख भी करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है और मुद्रा भंडार की देखरेख करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो आरबीआई भारत का मेन बैंक है जो 1935 में स्थापित हुआ था और अब भारत सरकार के अंडर है। इसके अलावा ये देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, मुद्रा स्थिरता को बनाए रखता है और बैंकिंग सुविधाओं को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। तो यूनिट 7 है जिसका नाम है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो इस यूनिट में हमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सीवीसी भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, जो भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन क्या सीवीसी के पास असलियत में वो पावर है जो इसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चाहिए? तो आइए इसे समझते हैं। तो इस वीडियो में हम सीवीसी की भूमिका, कार्य और कुछ अहम सीमाओं की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए हम देखते हैं कि इस यूनिट से अभी तक आपके एग्जाम में सीवीसी से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये बताना है कि सीवीसी होती क्या है, इसकी भूमिका के बारे में बताइए, इसके कार्य के बारे में बताइए और इसकी क्या सीमाएं हैं, इनके बारे में प्रकाश डालिए। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर केंद्रीय सतर्कता आयोग होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और प्रशासन में ईमानदारी बढ़ाने का काम करती है। इसकी स्थापना 1964 में संत रामन समिति की सिफारिश पर हुई थी
और इसे 2003 में एक वैधानिक संस्था का दर्जा मिला। तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार रोकना और दूसरा है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। तो चलिए हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के भूमिका के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला कार्य इसका सतर्कता कार्यों की निगरानी करता है। दूसरा है भ्रष्टाचार की जांच और सलाह देना। इसका तीसरा काम है सीबीआई को कंट्रोल करना। इसका चौथा काम है शिकायतों की जांच करना। इसका पांचवा काम है सतर्कता जागरूकता फैलाना। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है सतर्कता कार्यों की निगरानी करना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कंपनियों में भ्रष्टाचार से जुड़े सभी शिकायतों को देखती है और उन पर निगरानी रखती है। मतलब हर मंत्रालय और सरकारी विभाग में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो शिकायतों की जांच करता है और रिपोर्ट बनाता है। नेक्स्ट है करप्शन की जांच करना और सलाह देना। अगर किसी विभाग में करप्शन की कोई शिकायत आती है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग करप्शन की शिकायत की जांच के लिए सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी को ये सौंप देता है कि वो उसकी चेकिंग करे। जांच के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार को सलाह देता है कि आरोपी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर किसी विभाग में करप्शन की शिकायत होती है तो सीवीसी उसे सीबीआई या किसी जांच एजेंसी से जांच कराती है। जांच के बाद सीवीसी सरकार को कार्रवाई की सलाह देती है। नेक्स्ट है सीबीआई पर कंट्रोल। तो अगर किसी विभाग में करप्शन की शिकायत आती है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग करप्शन की शिकायत की जांच के लिए सीबीआई को देती है और सीबीआई उस मामले की जांच करती है। जांच के दौरान सीबीआई को समय समय पर अपने काम की रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग को देनी होती है ताकि केंद्रीय सतर्कता आयोग ये देख सके कि जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं, और इस तरह केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई पर कंट्रोल रखता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सीबीसी करप्शन की शिकायत सीबीआई को जांच करने के लिए देती है और सीबीआई को जांच की रिपोर्ट समय समय पर सीबीसी को देनी होती है। इस तरह सीबीसी सीबीआई पर कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट है शिकायतों की जांच। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी व्यक्ति करप्शन की शिकायत सीबीसी से कर सकता है और अगर मामला गंभीर है तो सीबीसी उस पर कार्रवाई शुरू करती है। तो इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग इन शिकायतों की जांच करता है और अगर शिकायत सच्ची लगती है तो वह आगे कार्रवाई शुरू कर देता है। नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता फैलाना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय सतर्कता आयोग पूरे देश में लोगों को करप्शन के खिलाफ जागरूक बनाने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है और इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में करप्शन विरोधी जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आम जनता, सरकारी कर्मचारियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों को मजबूत करना है। मतलब सीवीसी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है जिसमें करप्शन के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाती है और कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के सीमाओं के बारे में, इसकी कमियों के बारे में। तो इसकी पहली कमी है केवल सलाहकार भूमिका। इसकी दूसरी कमी है सीबीआई पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। इसकी तीसरी कमी है केंद्रीय सतर्कता आयोग का सीमित क्षेत्राधिकार होता है यानी लिमिटेड एरिया होता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसकी पहली कमी है केवल सलाहकार की भूमिका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास अपने डिसीजन को लागू करने की पावर नहीं होती। ये सिर्फ एडवाइस दे सकता है। जो अंतिम डिसीजन है वो गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर सरकार राजनीतिक कारण से या किसी दबाव में केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो सलाह है, जो एडवाइस है, उसे इग्नोर भी कर सकती है, जिसकी वजह से जो करप्शन वाले कर्मचारी होते हैं वो बच जाते हैं। इसकी दूसरी कमी है सीबीआई पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो सीबीसी का अधिकार सिर्फ उन्हीं मामलों तक है जो करप्शन से रिलेटेड है। सीबीआई के अन्य कार्य जैसे आपराधिक जांच, स्पेशल केस, बड़े घोटाले, इन सब पर सीबीसी का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी सीबीआई भी राजनीतिक दबाव में आ सकती है और केंद्रीय सतर्कता आयोग इसे रोक नहीं सकती। तो इसकी तीसरी सबसे बड़ी कमी है केंद्रीय सतर्कता आयोग का सीमित क्षेत्राधिकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर ही होता है।
राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, अर्ध सरकारी संस्थान और एनजीओ आदि पर सीवीसी का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? आज के टाइम में करप्शन सिर्फ केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारा करप्शन राज्य सरकार और निजी कंपनियों में भी होता है, लेकिन वहाँ पर सीवीसी कुछ नहीं कर सकती। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग देश में करप्शन पर नज़र रखता है, लेकिन उसके पास खुद कोई कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, इसीलिए इसकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।